हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास। लास्ट वीडियो में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक को डिस्कस किया था। वहाँ पर पहले हमने ये स्टडी किया था कि भाई क्यों ज़रूरत है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, और साथ में इसके फीचर्स को अंडरस्टैंड किया था, क्या क्या फीचर्स होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। सो स्टूडेंट्स, पहले तो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हिंदी में हम इसको कहते हैं सतत विकास, मतलब विच इज़ कॉन्टीन्यूसली, जो कॉन्टीन्यूसली चलता रहे। और क्योंकि हम ये कहते हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें दिन ब दिन जो है नेचुरल रिसोर्सेज हैं या फिर हमारा इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड होता जा रहा है, और अगर फ्यूचर में ये रिसोर्सेज या ये इन्वायरमेंट अवेलेबल नहीं हुआ तो वहाँ पर जाकर शायद डेवलपमेंट के मीन्स ख़त्म हो जाएंगे। तो वो डेवलपमेंट फिर कॉन्टीन्यूस नहीं रह पाएगा, मतलब सस्टेनेबल नहीं रह पाएगा, कॉन्टीन्यूस नहीं रह पाएगा। तो उसके लिए हमें आज के टाइम में अपने रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज़ करना है जिससे हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इसका बेनिफिट ले सके। तो इसी को लेके हम आज डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजीज़ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। बात करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो वो उसका मीनिंग होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और उनको ऐसे मैनेज करना कि जो ग्रोथ हो इकोनॉमी की वो कॉन्टीन्यूस हो विदाउट चैलेंजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। नंबर वन इज़ इनपुट इफ़िशिएंट टेक्नोलॉजी। देखो मेनली जो अगर हम बात करें रिसोर्स की तो वो एनर्जी से रिलेटेड है। एनर्जी चाहे फिर कंजप्शन ऑफ कोल हो या फिर कंजप्शन ऑफ डिफरेंट फ्यूल्स हो, जब वो इनपुट इफ़िशिएंट होगी, कम इनपुट लेंगी एनर्जी का या रिसोर्सेज का, तो जाहिर सी बात है जो उसका आउटपुट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। मतलब कम इनपुट से हम ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं। जो एग्जांपल ले सकते हैं वो ले सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की कंजप्शन को बात करते हैं तो आजकल एलईडी बल्ब यूज़ हो रहे हैं। पहले जो है सिंपल बल्ब यूज़ होते थे जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन होता था। अभी जो आपके रेफ्रिजरेटर्स आ रहे हैं या जितने इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आ रहे हैं वो सारे के सारे जो एनर्जी इफ़िशिएंट है। तो ये तो हमने एग्जांपल लिया सिर्फ एनर्जी को लेके, लेकिन अगर जहाँ पर भी नेचुरल रिसोर्सेज या इनपुट्स यूज़ हो रहे हैं जो नेचर से रिलेटेड हैं उनको इफ़िशिएंटली यूज़ किया जाए, मतलब उनको ऐसा ना हो कि एक्सप्लॉइटेड किया जाए, मैक्सिमम एक्सप्लॉइटेड किया जाए। Now let we discuss the next point, that is use of environment friendly source of energy। तो ऐसे एनर्जीज़ को यूज़ किया जाए जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इसमें एग्जांपल हमने पहले लिए हैं एलपीजी और सीएनजी की, क्योंकि ये वो गैसेस हैं या ये वो सोर्स ऑफ फ्यूल है जिसमें जो इमिशन होता है, जो इसमें स्मोक होता है। तो हम इन फ्यूल्स को एनकरेज कर सकते हैं, ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं इन प्लेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, क्योंकि पेट्रोल और डीजल जो होते हैं वो ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेस को इंक्रीज़ करते हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। साथ में यहाँ पर हम एक सजेशन और साथ में हम यहाँ पर ये भी सजेशन दे सकते हैं, पीपल इन रूरल एरिया शुड बी डिस्करेज फ्रॉम यूजिंग वुड एज ए फ्यूल, क्योंकि वुड को जब एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा स्मोक रिलीज़ होता है। जो स्मोक रिलीज़ होता है नंबर वन हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेड करता है। नंबर टू, जब वो वुड को यूज़ करेंगे तो उसके लिए दे आर कटिंग द ट्रीज़ इन फॉरेस्ट और उससे डिफॉरेस्टेशन होता है। नेक्स्ट इज़ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, मतलब जब पूरी कंट्री या इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो रूरल एरियाज़ है वो पिछड़े रह जाते हैं, बैकवर्ड रह जाते हैं। तो जो रूरल डेवलपमेंट है वो भी साथ के साथ चले। तो रूरल डेवलपमेंट साथ के साथ चले, इस तरह की प्लानिंग हो, हमारी जो गवर्नमेंट है, स्टेट प्लानिंग मतलब जो गवर्नमेंट की प्लानिंग हो वो रूरल डेवलपमेंट को भी एक साथ लेके चलने की हो। और क्योंकि इससे जनरेट होगा एम्प्लॉयमेंट और ये अपॉर्चुनिटी देगा रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोगों को, जिससे वो रिस्ट्रिक्टिंग माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज, उनका जो माइग्रेशन है वो, क्योंकि जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत हाई हो रही है, उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जितने रूरल एरियाज़ के लोग होते हैं वो माइग्रेट होकर अर्बन एरियाज़ में जाते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट इज कन्वर्ट सनलाइट इनटू सोलर एनर्जी एंड सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। हमारे इंडिया के अंदर जो सनलाइट है वो एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, रिच सोर्स है एनर्जी का। साथ में जो सनलाइट होती है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली इसलिए कहें कि एनर्जी डेवलप हो रही है विदाउट हार्मिंग एनी नेचुरल रिसोर्सेज और इन्वायरमेंट। और अगर आप देखेंगे ये जो टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी एरियाज़, इंडिया के काफ़ी एरियाज़ में इसको यूज़ किया जा रहा है। साथ में गवर्नमेंट भी इस पर सब्सिडी देती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो सोलर पैनल्स हैं उनका यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। हम ये भी कह सकते हैं भी जो सोलर एनर्जी है जो कि कन्वर्जन करती है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये एक इफ़ेक्टिव आंसर है उस प्रॉब्लम का जो कि ये कहते हैं कि भाई जो ग्रोथ है वो ग्रोथ ऐसी होनी चाहिए जो कि सस्टेनेबल हो, कॉन्टीन्यूस हो। नेक्स्ट इज़ शिफ्ट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब जब हम बात करते हैं सॉयल डिग्रेडेशन की या लूज़ ऑफ सॉयल फर्टिलिटी की, तो उसके लिए हमें जो फार्मिंग है उसमें शिफ्ट होना पड़ेगा। जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है उसको छोड़ के ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। केमिकल फर्टिलाइज़र्स या पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का कम से कम यूज़ किया जाए और जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उनका यूज़ करके, जैसे अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो फील्ड के अंदर लैंड के ऊपर मैन्योर का यूज़ होना चाहिए और कम से कम फर्टिलाइज़र्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ किया जाए, क्योंकि इन सब चीज़ों से जो सॉयल फर्टिलिटी है वो डिक्रीज होती है। सो इट इज़ अ हाई टाइम, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है ये जब हमें स्विच होना चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ, विच फोकसेस ऑन सॉयल हेल्थ रेदर देन द प्लांट हेल्थ। क्योंकि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो सॉयल हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है। तो जो पैटर्न ऑफ फार्मिंग यूज़ किया जा रहा है उसमें यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड बहुत ज़्यादा है जिससे लैंड डिग्रेड हो रही है क्योंकि सॉयल की फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो नीचे जो नोटेड है वो ये है कि अवॉइडिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड को ही हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज वेस्ट मैनेजमेंट। मीन्स जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है और जो हाउस होल्ड गार्बेज है इसे रोकना चाहिए टू फ्लो इनटू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। और हमें इसका सिस्टमेटिक मैनेज करना चाहिए, क्योंकि जो वेस्ट होती हैं उसमें डिफरेंट चीज़ें आती हैं, जैसे प्लास्टिक की वेस्टेज होती है, जनरल इक्विपमेंट्स की वेस्टेज होती है, ग्लास मेटल्स की वेस्टेज होती है, पेपर की वेस्टेज होती हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक मतलब जो धीरे धीरे जिनको लैंड या हमारा इन्वायरमेंट अपने आप ही डिग्रेड कर देता है। लेकिन आप अगर कुछ वेस्ट को देखेंगे तो उसको डिग्रेड करने में या तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है या फिर वो डिग्रेड हो ही नहीं पाता है। ठीक है। सो जो हाउस होल्ड का वेस्ट है उसको भी रिसाइकल करना चाहिए और उससे जो कंपोस्ट होती है, जो मैन्योर है, वो डेवलप करके ऑर्गेनिक फार्मिंग एज ए ऑर्गेनिक फार्मिंग में फर्टिलाइजर्स की तरह यूज़ किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट इज अवेयरनेस टू कंजर्व नेचुरल एसेट्स एंड इंटर जनरेशनल इक्विटी। जब मैं कहता हूँ कि इंटर जनरेशनल इक्विटी तो इसका मीनिंग ये है कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है या जो फ्यूचर जनरेशन है उसके पास भी इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए इन नेचुरल एसेट्स या इन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने की। अब जैसे हम जब फैमिली लेवल की बात करते तो सब अपने फैमिली के अंदर अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको बहुत अच्छी एसेट्स दे के जाना चाहता है। कोई अपने बच्चों को कार देता है, कोई मकान बना के देता है ना। तो वो हम लोगों ने जब हम अपने आने वाली जनरेशन को बेटर करना चाहते हैं तो ऐसे ही हमारा इन्वायरमेंट भी बेटर हो, क्योंकि उसको भी आने वाली जनरेशन को ही उससे बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसके लिए अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर बिल्कुल नेग्लिजिबल अवेयरनेस है रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जो रिलेटेड है एनवायरनमेंट मूवमेंट से,
जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे चिपको मूवमेंट है, जिसको चिपको आंदोलन भी कहते हैं, ये आपने पहले भी स्टडी किया होगा एसएसटी में। और साथ में आपिको मूवमेंट है। तो ये चिपको मूवमेंट तो हमारे यहाँ नॉर्थ में उत्तरांचल में हुई थी, उत्तराखंड के अंदर। और आपिको जो थी ये मूवमेंट हुई थी साउथ के अंदर। तो ये इन लोगों ने जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, तो जो लोग इस फॉरेस्ट के आसपास रहते थे या इस फॉरेस्ट के अंदर रहते थे, उन्होंने इसको अपोज़ किया था, इसका विरोध किया था। ठीक है। और उन लोगों ने इसका इतना विरोध किया या इतनी मूवमेंट चलाई जिससे कि जो गवर्नमेंट है उसको डिफॉरेस्टेशन स्टॉप करना पड़ा। और जो लोग वहाँ पर रहते थे उन्हीं को उनका एज ए गार्जियन मान के फॉरेस्ट को उन्हीं को गार्जियन मान के कटिंग ऑफ ट्री को स्टॉप कर दिया गया। ठीक। तो इस तरह से वहाँ के लोगों ने अपने इन्वायरमेंट को बचाया और उसे एज ए नेचुरल एसेट फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखा। एंड द लास्ट इज़ पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो सजेशंस, अगर हम एक स्ट्रेटजी बनाएं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें एक मेन पॉइंट हो सकता है कि ज़्यादा एम्फेसिस करना है पब्लिक को कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करे, जो सार्वजनिक यातायात हैं उनको यूज़ करें। तो उसके लिए पहले हमें जो अपने पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं उनको रैपिड, मतलब कि अवेलेबिलिटी उनकी फ्रिक्वेंटली हो, ईज़िली अवेलेबल हो, हर एक 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद वो ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो। साथ में वो कंफर्टेबल भी होने चाहिए, मतलब ज़्यादा ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाए क्योंकि वो कंफर्टेबल भी होना चाहिए। कंफर्टेबल जब हम कहते हैं तो इट विल बी वेल मैनेज्ड, और साथ में जो होच पोच होती है, कह सकते हैं इसको, जो भीड़ होती है वो कम से कम होनी चाहिए। एंड इकोनॉमिकल, मतलब जो उसका फेयर चार्जेस हो वो भी इकोनॉमिक होना चाहिए। अब इसके लिए अगर एग्ज़ाम्पल अगर हम लें तो इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल है मेट्रो ट्रेन्स। वैसे तो ये सारे अच्छे एग्ज़ाम्पल हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि अगर हर एक इंडिविजुअल अपनी बाइक या कार यूज़ करेगा तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी, जो स्मोक रिलीज़ होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेड करेगा। इसका एग्जांपल है मेट्रो इन दिल्ली। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं जैसे दिल्ली के अंदर मेट्रो है, तो इसी तरह की मेट्रोज़ को जो सब अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर भी यूज़ किया जाए, तो वहाँ पर भी इसकी सर्विसेज को दिया जाए। क्योंकि जब हम मेट्रो की बात करते हैं तो वो इन तीनों पॉइंट्स को ही जस्टिफाइड करती है, क्योंकि मेट्रो जो होती है रैपिडली अवेलेबल होती है, हर 10-15 मिनट्स बाद मेट्रो की सर्विस अवेलेबल होती है। साथ में वो काफ़ी कंफर्टेबल होती है और इकोनॉमिकल भी होती है, मतलब उसके जो फेयर चार्जेस हैं वो भी इकोनॉमिकल होते हैं। तो ये सारी वो स्ट्रेटजीज थी जिनको हमें फॉलो करना चाहिए फॉर अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। So that's all for today students. Thank you. Have a nice day.